नमस्कार दोस्तों, निकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 10 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लास्ट क्लास में मॉक टेस्ट 9 में हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर की है, पर्यावरण। तो अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। चलिए अब आज की क्लास में मॉक टेस्ट 10 में हम लोग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर एंटायर सिलेबस में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ ऐसे और हिंदी पेपर भी इंक्लूडेड है, प्लस किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास में हम साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर दूं कि इन मॉक टेस्ट को जब भी आप देखिए तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर टॉपिक से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन चारों ऑप्शन से और क्या नए प्रश्न बन सकते हैं हम उस पर भी ध्यान देंगे। क्लास एक चीज़ और, आप में से कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे, क्या मैम ये मॉक टेस्ट सफिशिएंट है? तो मैं आपसे कहूँगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ फैकल्टी अगर मैं चाहूँ तो आपसे कह सकती हूँ कि इस मॉक टेस्ट को पढ़ के जाओ, प्रीलिम्स निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गलत बात है ये मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है। आपको ये देखना है इस मॉक टेस्ट में कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न क्या परीक्षा में बने हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आप अगर परीक्षा में देखेंगे तो क्या वो आपके सही जा रहे हैं कि नहीं प्रश्न। ठीक है, मॉक टेस्ट है असेसमेंट के लिए, ये याद रखिएगा। हाँ, मैं हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बने हैं उनको डिस्कस करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन इन मॉक टेस्ट के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। एक चीज़ याद रखिए, चाहे मेरे से पढ़िए चाहे किसी और फैकल्टी से पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी। तो इन मॉक टेस्ट को भी ठीक है पढ़ते चलिए। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि मैम ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है, इसको कवर कर लीजिए, तो वो मैं कवर कर लूँगी। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, अपना टाइम टेबल बनाइए प्लस मॉक टेस्ट रोज़ देखिए, इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा। चलो अब इस प्रश्न को ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या प्रश्न बना है। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, ध्यान दीजिएगा क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैन्स। ठीक है, नॉन स्टिकी पैन्स की बात यहाँ पर की गई है। घर में देखा होगा मम्मी लोग जब चिल्ला डोसा बनाते हैं तो कहते नहीं चिपक रहा है, नॉन स्टिकी पैन में बनाओ, कम तेल का यूज होगा, चिल्ला डोसा चिपकेगा भी नहीं। तो उस वही जो पैन होता है वो किस पॉलीमर का बना होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर दिया गया टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पीवीसी और गुट्टा परचम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है टेफ्लॉन। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेगा। आपने नोटिस किया होगा, अगर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा होगा तो पीवीसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद टेफ्लॉन से रिलेटेड क्वेश्चन, नियोप्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अब जब भी टेफ्लॉन की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये नॉनस्टिक तावा आएगा। ठीक है, और उसमें एक स्वादिष्ट सा डोसा बनते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। अच्छा, हो सकता है आपकी परीक्षा में एग्जामिनर क्या करे, इस बार आपको नॉनस्टिक तावे की बात तो करें लेकिन टेफ्लॉन नाम ना देके आपको दे दे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। याद रखिए, तो टेफ्लॉन को अगर हम देखेंगे, टेफ्लॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो हो सकता है परीक्षा में अगली बार आपको दे दिया जाए कि नॉन स्टिक तावा जो होता है वो बना होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का, तो आप टिक लगाकर आएंगे। तो लिख लीजिए टेफ्लॉन, सामने नॉन स्टिक की तावा बना लीजिए, ठीक है, ये तावा बना लीजिए और लिख लीजिए पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको कि कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर भी कहा जाता है। इट इज अ कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक तरीके का पॉलीमर है, कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर है। तो ये तीनों पॉइंट जरूर लिख लीजिए। अगर परीक्षा में प्रश्न में किसी भी तरीके का चेंज करने का प्रयास एग्जामिनर करेगा तो आप आराम से आंसर दे लेंगे। अब देख लीजिए दूसरा ऑप्शन जो दिया था आपको प्रश्न में वो नियोप्रीन के बारे में लिखा था। अब याद रखिए टेफ्लॉन पॉलीमर है, नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबड़ है। क्या है, लिखो, सिंथेटिक रबड़ है वो, ठीक है। और सिंथेटिक रबड़ का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, देखो डाइविंग जो कॉस्ट्यूम होते हैं उसको बनाने में, ग्लव्स बनाने में, मेडिकल ग्लव्स बनाने में, लैपटॉप की शीट्स बनाने में, तो रबड़ का यूज है। अब जो ये सूट होता है जो पहनता है वो गीला नहीं होता है, ठीक है, पानी के अंदर भी जाएगा तो गीला नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा नियोप्रीन क्या है, एक सिंथेटिक रबड़ है। अभी प्रश्न दिखाती हूं तो समझ में आएगा कि मैम इतना एम्फेसिस क्यों डाल रही हैं। एक आपको दिया था गट्टा पर्चा, ठीक है, तो वो यहाँ पर टीथ के ट्रीटमेंट में उसका प्रयोग होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोग गुटखा ज्यादा खाते हैं उनके दांत में गट्टा पर्चा का यूज करना पड़ता है, तो याद रहेगा गट्टा गुट्टा ऐसे कर गुटका, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पीवीसी पाइप आपने देखा ही होगा, वायर में पीवीसी का यूज करते हैं, ठीक है, पाइप बनाने में जो घर में कंस्ट्रक्शन होता है मोटी मोटी पाइप डाली जाती है वो पीवीसी पाइप होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर क्या है, पॉलीमर जो होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक यूनिट को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, पॉली मीन्स मेनी टाइम, ठीक है, जब हम एक स्पेसिफिक यूनिट को बार बार रिपीट करते हैं तो वो पॉलीमर बनाता है, ठीक है। मोनोमर को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो पॉलीमर फॉर्म होता है। जैसे अगर हम कहें कि एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर तो डीएनए हो गया, रबड़ हो गया, सेलुलोज हो गया, वूल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा वूल, डीएनए, सेलुलोज, रबड़, ये सब जो हैं वो क्या है, वो नेचुरल पॉलीमर हैं। और जब हम आर्टिफिशियल पॉलीमर की बात करते हैं तो यहाँ पे नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, इपॉक्सी हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, पॉलिस्टरीन हो गया, लिख लो पीवीसी हो गया, पॉलिस्टरीन हो गया, ठीक है। तो ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से लैब में बनाए जाते हैं। पॉलीमर्स मींस वो एक रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स, मतलब मोनोमर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। तो याद रखिएगा कभी अगर एग्जाम में दे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर और उसमें आपको दे दिया गया सेलुलोज, डीएनए, ठीक है, डीएनए तो आप बता लोगे, नायलॉन दे दिया गया, टेफ्लॉन दे दिया गया, तो याद रखिएगा नायलॉन और टेफ्लॉन जो है वो आपका सिंथेटिक पॉलीमर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये प्रश्न, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जो चीज अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो आपके परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न के माध्यम में पूछा जा सकता है उसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, कौन सा आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सा पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पे टेफ्लॉन दिया है, नियोप्रीन दिया है, पॉलिस्टरीन दिया है, पॉलीथीन दिया है। तो अब लिखो, जब मैंने आपको बताया था नियोप्रीन की हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से प्रश्न बना है, तो नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबड़, ठीक है। और अगर हम बात करें टेफ्लॉन का, पॉलिस्टरीन का, पॉलीथीन का, तो ये आपके थर्मोप्लास्टिक है। क्लियर है, तो लिख लो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल के सामने टेफ्लॉन, पॉलिस्टरीन, पॉलीथीन, ठीक है। नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबड़। ऐसे ही अगर हम कुछ और सिंथेटिक रबड़ को देखें, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ ले, तो याद रखिएगा कुछ और सिंथेटिक रबड़ के एग्जाम्पल ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आप नियोप्रीन ही याद रखोगे जो मैंने अभी आपको बताया, और आप बूना एस याद रखिएगा, ये भी एक सिंथेटिक रबड़ है, बूना, एन याद रखिएगा, एस याद रखिएगा, और ब्यूटाइल, ठीक है। ये क्या है, ये भी सिंथेटिक रबड़ के एग्जाम्पल हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए। क्लियर है, क्लियर है ना क्लास, परीक्षा में प्रश्न बनता है इसीलिए एक चीज बता रही हूं। अब देखो ये प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, ठीक है, कौन सा सिंथेटिक नहीं है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब लैब में नहीं बनाया गया है।
टेफ्लॉन, अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया टेफ्लॉन का यूज कहाँ किया जा रहा है, नॉनस्टिक तावा बनाने के लिए, ठीक है, नॉनस्टिक तावा बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जा रहा है। नियोप्रीन की अगर हम बात करेंगे तो नियोप्रीन का यूज कहाँ किया जा रहा है बताओ, ये सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, ग्लव्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, डाइविंग सूट बनाने में इसका यूज किया जाता है। लेक्सन की अगर हम बात करेंगे तो लेक्सन जो है, देखो ये इस तरीके का लेक्सन शीट होता है, ये भी सिंथेटिक ही होता है जिसका वेरियस यूज होता है, जैसे शीट्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, इस तरीके के क्यूब्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, मतलब ये भी एक सिंथेटिक मटेरियल है। लेकिन जब हम फाइब्रिन की बात करते हैं, फाइब्रिन जो है ये प्रोटीन है, क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, तो आपका उत्तर क्या होगा, फाइब्रिन, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर देख लो, फाइब्रिन इज अ प्रोटीन दैट हेल्प फॉर्म ब्लड क्लॉट्स एंड हील द वुंड्स। जब चोट वोट लगती है तो फाइब्रिन क्या हेल्प करता है, चोट को भरने में, ब्लड क्लॉटिंग में, तो याद रखिएगा, ठीक है ना क्लास। इसीलिए मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से बता दे रही हूं, तो अब याद रखिएगा आपके परीक्षा में ये कुछ शब्द बहुत बार यूज होते हैं। टेफ्लॉन आप याद रखेंगे, नॉनस्टिक तावा, यहाँ पर आप याद रखेंगे टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो टेफ्लॉन को हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, या फिर कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर दिया हो सकता है पेपर में आपको, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा। नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, पीवीसी पाइप याद रखना, और यहाँ पे गट्टा पर्चा की हम बात करेंगे तो ये दांत के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़े, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया आपसे, टेफ्लॉन, फिर क्या है वो आपको पता है, नॉनस्टिक तावा याद रखना, नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ है। जब सिंथेटिक रबड़ की बात आएगी तो नियोप्रीन के साथ साथ बूना एस, बूना एन, ठीक है, ये भी याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। पॉलीस्टराइन की बात करेंगे, ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीइथीन की बात करेंगे, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर ना, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझिए, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा आपका क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएगी प्लास्टिक, और जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो ये हार्ड हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं पॉलीथीन्स में। चलो, फाइब्रिन मैंने आपको बता दिया, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, या जो चोट लगी रहती है उसकी हीलिंग में मदद करता है। फिर उसके बाद लेक्सान मैंने आपको बता दिया, ये देखो, ये सिंथेटिक, ये भी होते हैं आपके इस तरीके से, लेक्सन शीट आपको देखने को मिलती है, ये सिंथेटिक रबड़ हो गया, टेफ्लॉन आपका पॉलीमर हो गया सिंथेटिक। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखते हैं यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। देखो, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ठीक है, यहां पर ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। जब माँ अपने बच्चे को देखती है ना, तो जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसकी बॉडी में क्या, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, जो कि मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कैटल्स होते हैं, गाय, इन लोगों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा मिल्क सिक्रीट हो। समझ में आ रहा है। डेयरी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीटोसिन का मिसयूज किया जाता है। एज वेल एज जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनके बॉडी में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं ताकि वो मैच्योर दिखे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, एस्पार्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सिंथेटिक स्वीटनर है। जो शुगर फ्री की गोलियां होती हैं ना, उसमें आप देखा करिए एस्पार्टम लिखा रहता है। अगर आप एस्पार्टम खाएंगे, पत्तियां इसकी, तो मीठी मीठी लगती हैं, तो ये क्या है, ये सिंथेटिक स्वीटनर है, ये याद रखिएगा। एस्पार्टम का यूज ऐसे याद रखिए क्लास, वो मैंने गलत बोल दिया, लीव्स वाली बात नहीं, आप ऐसे याद रखिए। जो आप शुगर फ्री की जो गोलियां देखते हैं ना, कि कोई भी आपके अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप उनकी जो शुगर फ्री की गोलियां रहती है उसमें एस्पार्टम लिखा रहता है, उसको देखिएगा आप लोग। नियोप्रीन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड रबड़ होते हैं। ठीक है, रेयॉन की हम बात करेंगे तो ये मॉडिफाइड क्या है, स्टार्च दिया गया है, जो कि गलत है। नियोप्रीन मैंने आपको बता दिया सिंथेटिक रबड़ है। एस्पार्टम याद रखिएगा सिंथेटिक, सिंथेटिक मींस लैब में प्रोड्यूस हुआ है। जो मैंने लीप बोल दिया उसको सही कर लेना, मान के मत बैठ जाना, थोड़ा सा मेरा दिमाग कहीं और था। ठीक है, सिंथेटिक ये क्या है, स्वीटनर है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पर रेयॉन की अगर हम बात करेंगे तो आपने सुना होगा रेयॉन के कपड़े, सिल्क और रेयॉन के कपड़े की बात होती है ना, ज़्यादातर जब महिलाएं शॉपिंग करने जाती है तो कहते हैं रेयॉन का कपड़ा है, बहुत गर्म करेगा, सुंदर तो लग रहा है लेकिन बहुत गर्म करेगा। ठीक है, तो ये सिंथेटिक, ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए
तो ये सिल्क और रेयॉन के कपड़े देखने में एकदम चमकीले सुंदर से दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं रेयॉन का कपड़ा है, गर्म बहुत करेगा गर्मी में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो वही सेम प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। सेम वही प्रश्न, जो ऑप्शंस हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बनेगा तो आप भी उत्तर दे लोगे, ठीक है। तो देखो नियोप्रीन की बात करेंगे तो ये स्पेशलाइज्ड रबड़ है, मैंने आपको बता दिया रहे स्पेशलाइज्ड रबड़, सिंथेटिक रबड़, तो आप उसको टिक लगा कर आओगे, ठीक है। लेकिन नेचुरल रबड़ अगर दिया रहा तो मत टिक लगाना, याद रखना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मैंने आपको बता दिया है। एस्पार्टम की बात करेंगे, ये सिंथेटिक स्वीटनर है, बिल्कुल सही है। रेयॉन जो है मॉडिफाइड स्टार्च है, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़े। फिर देखो ये हार्मोन और फंक्शन से रिलेटेड प्रश्न है, देख लेते हैं। इंसुलिन की बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं जिनके की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, सुना है ना, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही रहती है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। मेलाटोनिन की अगर हम बात करेंगे तो निद्रा का नियंत्रण, आपने अक्सर सुना होगा कि मोबाइल देखते देखते मत सो या लाइट ऑन करके मत सो, समझ में आ रहा है। जब लाइट ऑन करते हो तो मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस होता है, मेलाटोनिन जो है वो डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। तो लोग कहते हैं अंधेरा करो, डार्कनेस, ठीक है, डार्क करो कमरे को, तब बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रीट होगा और नींद अच्छी आएगी। तो रेगुलेशन ऑफ स्लीप बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बता दिया कि रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिन की बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं, गैस्ट्रिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आपका गैस से रिलेटेड होगा ना ये, ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो कौन सा आपका सही उत्तर है, डी आपका सही उत्तर है। क्लास में फिर आपसे एक चीज कहूंगी कि भले आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, लेकिन ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन को पढ़ने का सही तरीका ही यही है कि जो 4 ऑप्शंस हैं उनसे भी रिलेटेड फैक्ट्स हमको पता हो, क्योंकि अगर परीक्षा में वही प्रश्न किसी और तरीके से पूछा जाए तो हम आराम से उत्तर दे लें। तो यहाँ पर डी आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो देखो यहाँ पर इंसुलिन दिया है, तो इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब क्या है, ये सब सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ये भी सही है। थायरॉक्सिन की बात करेंगे तो थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन के लिए, ठीक है। यहाँ पर साइटोकाइनिन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है, याद रखिएगा। तो आपके परीक्षा में इस तरीके के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ये सब ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, यहाँ पर हम कुछ हार्मोन्स देख लेते हैं और उनके फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा सा हम हार्मोन के बारे में जानकारी रख लें। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि की बात की गई है, ठीक है। इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं हम उसको देखते हैं। देखो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों जो है ये मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन शब्द कहीं पर आया तो इट इज रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन को मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रीशन के लिए, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन और ये आपका मिल्क सिक्रीशन के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों पे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है अब परीक्षा में ये ना पूछे कि ये हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है उसका फंक्शन ना पूछ के आपसे ये पूछ ले कौन सा ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन, तो आप बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पर
मिलेगी, छोटी सी एकदम, ठीक है, मटर के दाने की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पर। दूसरा देखिए थायराइड। थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थायरॉक्सिन थायराइड याद रहेगा। यहाँ पर थायरॉक्सिन ग्लैंड कहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड ये है, ठीक है, यहीं से आपके थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की मैंने बात की तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा। फिर देखिए पैराथोराइड, ठीक है, आप याद रख सकते हो कैल्शियम फॉस्फोरस इन अ ब्लड, उसको रेगुलेट करता है। पैराथ हार्मोन की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लास पूछता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, पेनक्रियाज से, जो कि लोअर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। ग्लूकागॉन की बात करेंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। फिर कॉर्टिसोल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ये याद रखिएगा। स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल, याद रखिएगा। कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सिक्रीट कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर जनन ग्रंथि की जब हम बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन, याद रखिएगा, और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये जो है वो मेल हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जब हम बात करते हैं ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। मेलाटोनिन की अब मैंने आपको बात बता दिया, ये पीनियल ग्लैंड से इनका सिक्रीशन होता है और ये स्लीप साइकिल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर थाइमस की बात अगर हम करेंगे तो थाइमोसिन हेल्प इन इम्यूनिटी। अब याद रखना क्लास, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर ध्यान देना। सबसे पहले आप, क्योंकि हर चीज पढ़ना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो याद रखना। ऑक्सीटोसिन याद रखना, थायरॉक्सिन आपको पता रहेगा थायराइड ग्लैंड से, लेकिन एक बार पढ़ लेना। इंसुलिन याद रखना, कॉर्टिसोल याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलाटोनिन, ये जिन पर मैंने स्टार लगाया है इनको तो जरूर याद रख लेना कि ये कहाँ से इनका सिक्रीशन हो रहा है। पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें क्लास, तो यहाँ पर देखिए ये पीनियल ग्लैंड है, यहाँ से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट होता है, जो कि डार्कनेस रिक्वायरमेंट होती है और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छी नींद आने के लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बता दिया है, इतनी चीज। पेनक्रियास की बात करेंगे तो इंसुलिन आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पर देखो, प्रश्नों को देख लेते हैं तो थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल। बीटा सेल की बात की गई है। लैंगरहंस के आईलैंड की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ध्यान दीजिएगा। लैंगरहंस के आईलैंड की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन आपका सिक्रीट होता है, पेनक्रियास की बात यहाँ की गई है, ठीक है। ग्लूकागॉन, एड्रेनल, इंसुलिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, इंसुलिन, सी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये स्टमक है, पेट है, पेट के नीचे यहाँ पर आपको पेनक्रियास दिख रहा होगा। जब हम पेनक्रियास की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल की बात होती है, ठीक है। जो बीटा सेल है वो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। याद रखो, अगर पेनक्रियास से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना होगा, अगर इसी सेम प्रश्न को लैंगरहंस के आईलैंड की बीटा सेल से कौन सा आपका हार्मोन सिक्रीट होता है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना होगा, तो हो सकता है अगली बार अल्फा बीटा की बात कर दे या फिर अल्फा बीटा डेल्टा तीनों की बात कर दे। तो आप याद रखिएगा, जब हम अल्फा सेल की बात करेंगे तो ये क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकेगॉन, ठीक है, ठीक है। जब हम डेल्टा की बात करेंगे
डेल्टा सेल की, तो ये क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन। और जब हम बीटा सेल की बात करेंगे तो ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। और इंसुलिन का मेन काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। क्लियर है, याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, अभी जब बताती हूं तो लगता है कि मैम आप ज्यादा बता रही हैं, लेकिन यहीं से प्रश्न बनेगा कंफ्यूज करने के लिए। दे देगा कि पेनक्रियाज का जो अल्फा सेल है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन, तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बीटा सेल की बात होगी जब हम इंसुलिन सिक्रीशन की बात करेंगे। चलो आगे देखिए, सेम प्रश्न 2024 पीसीएस में पूछा गया ये प्रश्न है। क्या था, अभी रिसेंट का है ना, रिसेंट का पेपर है ना, लास्ट ईयर के पेपर की ही बात करें, 24 के ही। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, बताओ, डायबिटीज की जब हम बात करते हैं तो हम इंसुलिन सिक्रीशन की बात करते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता है, ठीक है, और बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि जो भी पर्सन है ही इज डायबिटिक, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में, इसी वजह से उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसका मेन रोल होता है, पेनक्रियास का, ठीक है, और पेनक्रियास के किस सेल का, बीटा सेल का। देखिए 24 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक प्रश्न है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध इनमें से किसका उदाहरण है। ये भी पीसीएस 2024 का प्रश्न है। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि साइंस से घबराइए मत, ठीक है। अब ये सोचिए कि आप एकदम पीएचडी कर लेंगे, तो पीएचडी तो मैं भी नहीं करा पाऊंगी, इतना साइंस मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं इस पर हम ध्यान दे सकते हैं, मैं फिर कहूंगी। तो यहां पर जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो जब हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क इज एन इमल्शन, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया। एयर इज अ मिक्सचर, ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो बोनस के क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, What amongst the following is responsible for the formation of stone in kidney? किडनी में जो स्टोन होता है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या है, बी आपका सही उत्तर है क्लास। यहां पर देख लीजिए, किडनी का स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। मैंने आपको बताया था एग्जाम में जब दिया रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, साइंस साइड वालों को नहीं होती है, लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उनको होती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद इमेजिन करो ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वॉश करने की बात कर रहे हैं, हम धोने की बात कर रहे हैं। किसको धोने की बात कर रहे हैं, कार को धोने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी पेपर में पूछेगा कि वॉशिंग सोडा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट ये सब नहीं, सोडियम कार्बोनेट, तो वॉशिंग कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। तो वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करेंगे, कॉस्टिक सोडा की, तो आप क्या बताएंगे, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट, CuSO4 ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब हम हाइपो की बात करेंगे तो सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बताओ, बेकिंग सोडा की बात हो रही है, घर में जब केक वेक मम्मी लोग बनाती हैं, आप लोग खुद भी बनाते होंगे, या फिर इडली बनाई जाती है तो होता ना कि बेकिंग सोडा डाल दो, तो बेकिंग सोडा में आपका कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर बाइकार्बोनेट है। तो थोड़ा सा याद करने का तरीका है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जब हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो हम कार को इमेजिन करेंगे तो हमें याद रहेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की तो बाई जो आती है वो किचन में खाना बना रही है, ऐसे सोच लो, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई किचन में बेकिंग सोडा का यूज करके खाना बना रही है, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इप्सम सॉल्ट की बात करेंगे तो ये मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम सॉल्ट आजकल बहुत प्रचलित है, पेड़ों में इप्सम सॉल्ट का यूज करो, तो वो क्या है, वो आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, यहां से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। आरओ के मेंस में बन जाएगा, पीसीएस में बन जाएगा, या फिर आप किसी और एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वहां पे भी प्रश्न बन सकता है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूं, जब हम वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो कार याद रखना तो सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे तो आपको याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोता की हम बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट, हाइपो की बात करेंगे सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जरूर याद रखिएगा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो यहां पर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। फिर इप्सम सॉल्ट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट मैं कहती हूं, मुझे लगता है कि आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेते होंगे, आपको जो भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, उर्वरक की बात किया जा रहा है तो पोटेशियम सल्फेट। फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड का, ये भी प्रश्न पूछा गया है। फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज होता है। बेकरी में पोटेशियम टार्टरेट का, टार्टरेट डालने की बात की जाती है। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट का। तो याद रखिएगा, जब पोटेशियम ब्रोमाइड की बात करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, लिख लो, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी। जब हम बात करेंगे पोटेशियम टार्टरेट, तो टार्टरेट तो बेकरी में यूज होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो हम बारूदों की बात कर रहे हैं। लिख लो, मैच करने को, सुमेलित करने को प्रश्न बनता है यहां पर। एक बार और देख लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं आपको। कास्टिक सोडा की बात करेंगे, कास्टिक सोडा की तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वैसे पेपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही दिया रहता है। धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, तो जल्दी से मुझे बता दो, यहां पे कार्बोनेट होगा, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। बेकिंग सोडा, खाना कौन बना रहा है, बाई बना रही है ना, तो बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाई आ गया यहाँ पे। साधारण नमक की अगर हम बात करें जो हम लोग खाते हैं NaCl, तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। चलो अच्छा, अगर यहाँ पे इप्सम सॉल्ट की बात करें जो कि आजकल पेड़ों में यूज हो रहा है, तो आप याद रखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इप्सम सॉल्ट आजकल बहुत न्यूज में है, तो हो सकता है पूछ ही ले, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और अगर कभी मम्मी लोग ऐसे गार्डनिंग में यूज कर रही हो तो वहां पे भी आप अपने नॉलेज को थोड़ा दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं, खाने वाला नमक NaCl, ठीक है, और इप्सम सॉल्ट उनसे पूछ लीजिएगा। चलो अब यहां पर एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, टिक लगा दे रही हूं मैं। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन, कैल्शियम फॉस्फेट, हमारे बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, एकदम सही। दूध का खट्टा होना, सॉरिंग ऑफ मिल्क, किसकी वजह से होता है, नाइट्रिक एसिड की वजह से लिखा है। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन, कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल सही है। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड बिल्कुल सही है। दूध का खट्टा होने की वजह आपका नाइट्रिक एसिड नहीं होता, लैक्टिक एसिड होता है। तो कौन सा गलत है, सी आपका गलत है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। अब फिर से स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। यहां पर देख लो, एसिटिक एसिड की बात की गई है। यहां पर जब हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो विनेगर, अचार, फलों के अचार में, इन सब चीजों में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो भी अचार होते हैं ना, जो सिरका का होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, याद रहेगा। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें, दूध में, दही में लैक्टिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड की बात करें, सेब, केले में मैलिक एसिड, याद रखिएगा, पूछा गया है। फॉर्मिक एसिड की बात करें, जो चींटियां जो डंक मारती हैं, काटती है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड की बात करें, खट्टे फल जो होते हैं ना, उसमें साइट्रिक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात करें तो यहां पर याद रखिए, घास, पत्ते, ठीक है,
यूरिन मूत्र स्पर्म में बेंजोइक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करेंगे तो सारेल का वृक्ष में आपको ऑक्जेलिक एसिड दिखेगा। टार्ट्रिक एसिड आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, दिया रहेगा सिट्रिक एसिड, लेकिन लगा के आना टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड इमली में प्रेजेंट होता है, पूछा गया है। ठीक है, ग्लूटेमिक एसिड की बात करेंगे तो ये गेहूं में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड की बात करेंगे तो दूध में, और कार्बोनिक अम्ल की बात करेंगे तो शीतल पेय या सोडा वाटर में। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर है ना क्लास? क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहां पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवाइज कराने का प्रयास कर रही हूं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं। तो हम प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। मैं फिर आपसे एक बार कहूंगी कि अगर किसी को एनवायरमेंट इकोलॉजी में दिक्कत होती है तो मॉक टेस्ट 9 जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा भी जरूर कि मॉक टेस्ट 9 आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में तो ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगी कि जहां से पूरी चांसेस है कि प्रश्न बने आपके। ठीक है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैं कवर करा दूंगी। इसी तरीके से साइंस में भी हम मैक्सिमम चीजें प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि आप थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ते रहिए, ठीक है, और एंशिएंट और मिडवल हिस्ट्री अभी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें रटना जाता है। तो मैं आने वाली क्लासेस में, जैसे मैंने आपसे कुछ डायनेस्टी डिस्कस की है, आने वाली क्लासेस में फिर मैं एक एक डायनेस्टी को लेते हुए चलूंगी, ताकि रोज आपका रिवीजन होता रहे थोड़ा थोड़ा। और आधुनिक भारत के तो क्वेश्चन हम लोग रेगुलर लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप एक दिन आधुनिक भारत की क्रोनोलॉजी याद करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं क्लास, कि अभी जो आपका आरओ का परीक्षा हुआ है, ठीक है, उसमें जो क्रोनोलॉजी पूछी गई थी वो बहुत ही आसान थी। किसी ने भी अगर थोड़ा सा भी आधुनिक भारत पढ़ा है वो आराम से उन प्रश्नों को कर सकता था। लेकिन 2024 में जो पीसीएस में जो क्रोनोलॉजी पूछी गई थी वो डिफिकल्ट थी। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम उस तरीके के भी प्रश्नों को इन मॉक टेस्ट में कर लेंगे, ताकि आपका तैयार हो जाए अच्छे से। वाइस रॉय से रिलेटेड, गवर्नर जनरल से रिलेटेड प्रश्न, फिर जो भी आपके जो ये अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ठीक है, सब ये सारी चीज़ें मैं आपको, शिमला कॉन्फ्रेंस, सब एकदम रटवा दूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जो है जो मैं आपसे कहती हूँ वो आपको भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लूँगी। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन द कैल्शियम बोला गया है। ठीक है, कोरडम, टैल्क, चीनी मिट्टी, जिप्सम। तो यहां पर याद रखिएगा कैल्शियम किस में प्रेजेंट है, जिप्सम में प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कैल्शियम, जिप्सम, याद रखिएगा। देखिए, जिप्सम की जब हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है। अगर जिप्सम में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 23%, इसको भी याद कर लो। हो सकता है अगली परीक्षा में यही पूछ ले कि जिप्सम में जो कैल्शियम का परसेंटेज है वो 50% है, तो आप क्या बताओगे? जिप्सम में अप्रोक्सीमेटली 23% कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर हम इसका रासायनिक नाम देखें तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। याद रखिए क्लास, एक एक चीजें जो मैं आपको बता रही हूं नोट करते हुए चलिए। ऐसे नोट करो, लिखो जिप्सम, लिखो ऐसे, इसमें अप्रॉक्स लिख लो, ताकि एग्जैक्ट तो नहीं याद करोगे, अप्रोक्सीमेटली 23% अगर हम देखें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर ऐसे लिखो कि CaSO4.2H2O को जब हम हीट करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो यहीं पर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। इसको बना लो ऐसे, अगर परीक्षा में प्रश्न सीधे पूछे या अलग तरीके से पूछे तो आप आराम से दे लोगे आंसर। ठीक है, चलो यहां पर एक और टर्म दिया था, देखो कोरंडम दिया है ना, कोरंडम। तो अब देख लो कोरंडम क्या होता है, ये एक क्रिस्टलाइन होती है, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती, कुछ इस तरीके से कोरंडम। अब याद रहेगा कोरंडम, देख लो अगर परीक्षा में कोरंडम से रिलेटेड प्रश्न पूछे, हो सकता है अगली बार परीक्षा में पूछ ले कि किसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, ऐसे नहीं, यहीं पे आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन एल्यूमिनियम,
तो आप क्या बताओगे उसका आंसर, बताओ। तब आप बताओगे कोरंडम। ठीक है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है कोरंडम में। याद रखिएगा क्लास, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बहुत सोच समझ के बता रही हूँ, प्रश्न कैसे कैसे पलटे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, मदर मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग। जब हम मदर मिल्क की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डाइट है, लेकिन तब भी इसमें क्या लैक करता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। ये याद रखिएगा, मदर मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। इस प्रश्न को देख लो, यहां पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जूट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर उद्योग दिया गया है और सेंटर दिया गया है, आपको क्या करना है, सुमेलित करना है इसको। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा समय लेना हो तो ले लीजिए, तब तक मैं भी एक घूंट पानी पी लूं। देखिए क्लास, इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पर आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो जेके नगर याद रखिएगा। तांबे की बात जब हम करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, मलाज खंड। मैच करते हुए चले क्या, जब एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो जेके नगर, यहाँ पे देखिए जेके नगर याद रखिएगा। ठीक है, जब हम कॉपर की बात करते हैं तो मलाज खंड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ठीक है, अब जिंक और जूट आपका बचा है, तो जिंक की जब हम बात करेंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जिंक जो है वो आपका हमें देखने को मिलता है जस्ता की जब हम बात करें तो टुंडू में। ठीक है, और जूट भातपाड़ा, याद रखिएगा जूट क्या हो गया, भातपाड़ा हो गया, तो डी का फोर्थ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। इंडस्ट्री और सेंटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार देख लीजिए, एल्यूमिनियम की बात करेंगे जेके नगर, तांबे की बात करेंगे मलाज खंड, जस्ता की बात करेंगे डुंडू, और जूट की बात करेंगे दुपहात-पाड़ा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ब्रांच दिया गया है और कौन सी चीज स्टडी करी जाती है। फ्रेनोलॉजी की बात करेंगे तो स्कल स्टडी की जाती है। मायोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ मसल्स। नेफ्रोलॉजी की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ किडनी। तो चलो टिक लगाते हैं, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, फ्रेनोलॉजी स्कल स्टडी। बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2017 में 18 में पूछा गया था ना कि बॉडी के किस पार्ट में अगर सुई घोपी जाए तो दर्द नहीं पता चलेगा, मतलब पेन नहीं होगा, तो उसका उत्तर ब्रेन था। तो यहाँ पे स्कल की बात आई है तो ब्रेन याद आ गया, तो फ्रेनोलॉजी याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर अगर आपको टिक लगाना है तो आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, टिक मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाखाएं दी गई है, अध्ययन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी याद रखिएगा, मृदा से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी फसली पादप से। हिमेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। गायनकोलॉजी स्त्री रोग से रिलेटेड विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजी की हम बात करेंगे तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन। इथोलॉजी को जीवों के प्रजातीय गुण। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। आप टिक लगा दिया मैंने कुछ चीजें, आप क्या करिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। कंधे का जोड़ व कूल्हे का जोड़। कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़ की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर किस तरीके की संधि, अस्थि संधि है। ठीक है, बोन जॉइंट की बात की गई। विच टाइप ऑफ बोन जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने 2024 के पहले डिस्कस किया था, पेपर के पहले। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, 2024 के पेपर के पहले ये प्रश्न मैंने मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था, और 2024 में ही इसी तरीके का एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, एक एक प्रश्न जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, ये मत सोचा करें कि ऐसे ही मैम पढ़ाए। वो या तो आपके पास्ट ईयर्स में पूछा गया है, या फिर थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। ये प्रश्न डिस्कस किया है मैंने मॉक टेस्ट में पहले भी, ए आपका सही उत्तर है। ये देखिए, हिप जॉइंट की अगर हम बात करें और शोल्डर जॉइंट की बात करें, मतलब यहाँ की और हिप जॉइंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट की बात हो रही है। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था। जॉइंट से रिलेटेड हमने प्रश्न डिस्कस किया था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से रिलेटेड एग्जैक्ट प्रश्न था। 2024 में पूछा गया जॉइंट वेयर द नेक जॉइन द हेड, यहाँ नेक जॉइन द हेड, तो सैडल जॉइंट दिया है, हिप जॉइंट दिया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो था वो पिवोटल जॉइंट था, पिवोटल जॉइंट था। ध्यान दीजिएगा, जब हम जोड़ और गर्दन के जॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पिवोटल जॉइंट देखने को मिलता है। 1 मिनट क्लास, यहाँ पर हम लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से दिखाऊंगी ताकि आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहे। तो ये देखो पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट किधर, गर्दन, गर्दन में आपको कौन सा जॉइंट दिख रहा है, पिवोट। ठीक है, ठीक है, लोग कहते हैं ना पी से यहाँ पे प्यार से लाओ गर्दन दबा दे तुम्हारी, तो पिवोट जॉइंट। इधर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इधर अगर हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मैं आपको बताता ना हिप पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे तो हिंज जॉइंट देखने को मिलेगा, ये हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो पूरी मतलब ऐसे पूरा रोटेट हो रहा है आपका। ठीक है, ये चीज क्लियर है, पूरे डायरेक्शन में आपका रोटेट हो रहा है। जब हम हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है। यहाँ कौन सा, पिवोट जॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीज क्लियर है। हाँ, फिंगर्स की बात अगर हम यहाँ की बात करें तो ये सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बना है तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब किस चीज की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी एक बार देख लो। रिकेट्स की बात करें अगर हम तो ये विटामिन डी की कमी से, ठीक है, पूछा जाता है। घेंगा की बात करें, यहाँ पर जो घेंगा तो थायराइड की जब बात की जाती है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन करता है, और यहाँ पे घेंगा में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड आपका फूल जाता है ना, तो बॉडी में जब आयोडीन की कमी होती है, घेंगा रोग कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं नमक में आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक अपने बच्चों को खिलाइए। ठीक है, एनीमिया की बात करेंगे तो आपको पता है ब्लड की कमी, लोग कहते हैं आयरन खाओ, आयरन चुकंदर खाओ, मतलब अनार खाओ, ठीक है, बॉडी में आयरन बनेगा। रतौंधी की बात करेंगे तो विटामिन ए। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो हेरिडिटरी है, ठीक है, जेनेटिक है। हो सकता है आपके घर में किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो तो आपको भी है वो उसमें मिला हो, जेनेटिक्स, वो जीन आप में भी आगे कैरी हो। ठीक है, लेकिन जब हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ये विटामिन ए की कमी से होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस इज अ हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है, फिर लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, जीरोपैथिलेमिया की बात करेंगे तो ये भी आपकी विटामिन ए की कमी से होता है, यहां पर आंखें एकदम सूख जाती है। स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, बेरी कई बार पूछा गया, विटामिन बी1 की कमी से होता है, तो 2 बार दिया गया है, जिसको कि हम थाइमीन, अच्छा यहाँ पर दिया गया कि विटामिन बी को हम थाइमीन भी कहते हैं, तो हो सकता है पेपर में दे बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है, या फिर दे दे थाइमीन की कमी से विटामिन बी1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से स्कर्वी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से हो सकता है, होता है, या फिर आपको दे दे एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। केमिकल नेम भी दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त का जमना, रक्त में जो थक्का जमता है, अगर नहीं जमता है तो वो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, मैड काउ रोग जो है वो प्रयांश, मतलब ये तो प्रोटीन के कारण होता है, ये याद रखिएगा। चलो, अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सोडियम 24 की अगर हम बात करें तो ब्लड में अगर कोई इश्यू है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। फॉस्फोरस 32 की बात करें तो ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, उसके निदान के लिए हम कह सकते हैं। कोबाल्ट 60
जो है वो ब्लड कैंसर, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को, गोल्ड 198 कैंसर उपचार। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनाता है, ठीक है, बनता है यहाँ से, तो इसको भी देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए क्लास, लेना क्यों है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्लेस और इंडस्ट्री का स्थान, अलीगढ़ का ताला ना, अलीगढ़ का क्या है, ताला। फिरोजाबाद की चूड़ियां ना, बैंगल्स, हाँ। बी का फोर्थ एक ही जगह दिया है तो यही आंसर होगा, ठीक है। चुर्क की बात अगर हम करेंगे तो सीमेंट, ठीक है। फिरोजाबाद का चूड़ी हो गई, अलीगढ़ का ताला हो गया, मेरठ का खेल का सामान। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सी आपका सही उत्तर है। अब करंट के कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आप लोग इसको पढ़िए थोड़ा सा ताकि रिवीजन हो जाए। करंट भी, फिर करंट वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हम लोग देखेंगे, केरल और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। स्टेट वाइज भी थोड़ा चलते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, जब हम केरल की बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर हुई, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है, तेलंगाना से रिलेटेड करंट अफेयर मैंने डिस्कस किया है। तो अभी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से करंट अफेयर को देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, नहीं तो हिंदी इंग्लिश वाले कहेंगे कि मैम आप इंग्लिश में बताती हैं, हिंदी में नहीं बताती हैं, हिंदी में बताती हैं, इंग्लिश में नहीं बताती हैं, इसी में समय चला जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्लास। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, प्लीज इसको नोट करिए, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, ठीक है, MGTL याद रखिए, को हमने कहा है दे आर फुली फंक्शनल लिटरेट, ठीक है, ने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। दूसरा देखिए बिल्कुल सही है, दूसरा, इस कार्यक्रम के अनुसार 95% से अधिक साक्षरता दर वाले किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद अ लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, मोर देन 95%, ठीक है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2035 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2035 नहीं, 2030 तक, 2030 तक। तो अब आपको क्या याद रखना है, जब हम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहां पर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख की बात की जा रही है, 95% लिटरेसी की बात की जा रही है, और इसको क्या करना है, 100% लिटरेसी। देखिए यहां पर 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है, कब तक, 2030 तक, ये याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी जो लिटरेसी रेट है वो 95% से आपका ज्यादा है तो उस स्टेट या यूनियन को फुली फंक्शनेबल लिटरेट घोषित किया जा सकता है, ठीक है, फुली फंक्शनल लिटरेट घोषित किया जा सकता है। ये सारे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका ये वाला गलत है लेकिन 1 और 2 सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए, वीडियो को पॉज करना है तो क्लास आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी क्या किया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को, देखो 25-25 दोनों है, ठीक है, 25-25, तो 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। तो क्या मनाया है, संविधान हत्या दिवस मनाया, कब, 25 जून 2025 को, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 352 से 360 तक अगर हम बात करेंगे तो इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है। तो बताओ कितना सही है कितना गलत है। अब ध्यान देना कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भाग 20 में नहीं, वो भाग 18 में है, ठीक है। और यहाँ पर आर्टिकल 352 से 360 तक अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं, जिसमें 352 जो है वो क्या है, वो नेशनल इमरजेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा जो बता रही हूं मैं आपको चीजें। फिर 356 और 360, 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल की बात यहां पर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल
मशीनरी की फेल्योर की बात यहाँ पर की जाती है। 360 की बात करते हैं तो यहाँ पे वित्तीय इमरजेंसी की बात की जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाग 20 में नहीं, भाग 18 में हमने बात की है। पहला बिल्कुल सही है, 25 जून 2025 को हमने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। तो कौन सा सही नहीं है बोला गया है? तो बी आपका सही नहीं है। ठीक है, बी। चलो, अच्छा इसके पहले एक चीज मैं देख लूं। हाँ, यहाँ पर पूछा गया था ना कौन सा सही है, तो पहला दूसरा सही था। इस पर जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये बोला गया। अब हम लोग कुछ पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस को जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब भी इमरजेंसी की बात होगी तो आप कौन से पार्ट की बात करेंगे? 18 की। ठीक है, फिर हम इमरजेंसी से रिलेटेड अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो हम 352 से 360 की बात करेंगे, याद रखिएगा। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन भारत ने कहां से अडॉप्ट किया, कहां से लिया है? तो आप क्या बताएंगे? जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल के समय भारतीय संघ किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है? एकात्मक, यूनिटरी। ठीक है, अगर हम देखते हैं इमरजेंसी के समय जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में आपका कन्वर्ट हो जाता है, सेंटर पावरफुल हो जाता है ना, वही बात की गई है। संविधान ने आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण कहां से लिए गए हैं? तो ये याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, आपातकालीन उपबंध की बात करेंगे तो जर्मनी से, याद रखिएगा। अगर प्रशासनिक विवरण की बात करेंगे तो 1935 को याद रखिएगा। किसने दावा किया था कि भारतीय संघ अनोखा है क्योंकि किसी अन्य संघ के विपरीत आपातकाल में वह अपना रूपांतरण पूर्णतः एकात्मक राज्य के रूप में कर सकता है? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है कि जब भी इमरजेंसी आती है तो जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भारत के संविधान की, ये भारत की एक क्या है, स्पेशल वो है, स्पेशल है ना, तो ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिया गया था। ठीक है, अनोखा है ये। किस वाद में उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति शासन केवल ऐसी परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए जब और कोई इलाज ना बचे? तो ये बोला गया था एसआर मुंबई बनाम भारत केस में। ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन ऐसा ना हो कि हमेशा लगा दिया जाए। सेंटर स्टेट से खुश नहीं है तो बात क्या किया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। नहीं, प्रेसिडेंट रूल का यूज जो है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेंटर ने कहा क्या समझ रहे हो राज्य सरकार, अभी बताते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाते, खत्म तुम लोग। तो समझ रहे हो, वही चीज है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बता दिया, 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। ठीक है, 356 की बात करते हैं तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो मैंने आपको बताया। और 360 में वित्तीय आपात की बात की जाती है। चलो, मैक्सिमम पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। राष्ट्रपति किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल 352 की बात की गई है। युद्ध हो, वॉर हो, ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल वो हो, अटैक हो, या फिर सशस्त्र आर्म्ड रिबेलियन की बात की गई, बाह्य आक्रमण, ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह, मतलब क्या, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, आपको पता है पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की भी बात की गई थी तो उस टर्म को हटा दिया गया था और आर्म्ड रिबेलियन टर्म को जोड़ा गया था। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। देखो यही प्रश्न दूसरा दिया भी गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटा दिया गया, उसकी जगह सहस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न किसी भी तरीके से बन सकता है परीक्षा में, हो सकता है बस यही पूछे कि नेशनल इमरजेंसी के लिए एक जो आपका वो है रीजन है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था पहले, जिसको कि हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आप बताएंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से, सहस्त्र विद्रोह से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा रिप्लेस किया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। भारत में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? 3 बार, 1962, 1971 और 75। ठीक है, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। चलो इस प्रश्न को देखिए, यहां पर
वीडियो को अगर पॉज करने की आवश्यकता है ना तो आप पॉज भी कर सकते हैं क्लास। मैं फिर बोलूँगी, मेरी स्पीड लेक्चर की कैसी हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैम बहुत तेज पढ़ा रही हैं तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, पॉज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर लगता है कि मैम बहुत ही ज़्यादा धीमे बता रही हैं तो वीडियो को फास्ट कर लीजिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पर्पस है इन मॉक टेस्ट का कि मैक्सिमम रिवीजन हो सके कम समय में, वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए क्लास। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप लोगों को लगता होगा कि मैम को बस पढ़ाने से मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझसे जुड़े हैं पहले से, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि मेरा बस काम यही है कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाऊँ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे भी अगर डाउट होता है, कुछ भी परेशानी होती, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत होती तो आप बताएंगे। आप लोग ने कहा कि मैम अब कुछ दिन आधुनिक भारत को थोड़ा सा पॉज देके और सब्जेक्ट्स रिवाइज करा दीजिए, तभी मैंने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगी आधुनिक भारत, थोड़ा सा मध्यकालीन भारत और एंशिएंट। ठीक है, हम लोग एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए रिवाइज कराते हुए चलूंगी मैं आपको, ज़्यादा नहीं, एक एक चीज़ें, ताकि दिमाग में चीज़ें बैठती रहे, रिवीजन बार बार होता रहे। फिर लास्ट में जब आपका एग्जाम आएगा ना तो 2-2, 3-3 घंटे की क्लास ले लिया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी सब रिवीजन हो जाए। लेकिन उस समय तेजी से रिवीजन करने में मज़ा तब आएगा जब आप ये सब चीज़ें पहले से पढ़े होगे। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आलस को त्याग दो। सोचो, ऑफिसर बन के जब गाड़ी से उतरोगे ना और जब पहली बार कोई आपको सलामी देगा ना, उस पल को सोचो। वो सलामी आपके अगल बगल वालों के लिए नहीं होगी, आपके लिए होगी। आपको कितनी खुशी मिलेगी। अभी आप देखो, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में जब झंडा फहराने को मिलेगा अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, तो कितना प्राउड फील होगा। इन सब मोमेंट्स को सोचो, फील करो, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अब बस तैयारी में उतर गया मैम, लगता तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, मिलते हैं ऐसे विद्यार्थी। अच्छा बच्चा क्या सोचा है? मैम पढ़ रहे हैं, देखिए अभी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों रोना बताओ? रोगे, जिंदगी भर रोगे। भगवान पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो। हम सबको एक अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करो। अगर आज आप मेरे लेक्चर को सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, तो आप भाग्यशाली हो। मतलब ऐसा मत सोचना कि मैम अपनी लेक्चर की तारीफ कर रही हैं। देखिए अब बच्चे सोचेंगे अरे मतलब आप अपनी तारीफ करें, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप इस मूवमेंट में सही हो, ठीक है, आप कैपेबल हो, तो खुश रहो, आज में जियो। ठीक है, दुखी होने से जीवन में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। खूब खुश रहो, अच्छा सोचो। कभी दुख लगे, आग बंद करके सोचो कि कितना अच्छा लगेगा जब फ्लैग होस्टिंग करेंगे, कितना अच्छा लगेगा जब गाड़ी से उतरेंगे, कितना अच्छा लगेगा जब पहली बार अपने रिजल्ट को अपने माँ बाप को बताएंगे और उनकी आंखों से खुशी के 2 आंसू छलकेंगे। जब आप उस समय के बारे में सोचेंगे ना तो 1 घंटे की जगह 3 घंटे कैसे पढ़ लोगे नहीं पता चलेगा। लेकिन बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार, जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करोगे उतने कम चांसेस होंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के गलती करने के। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और मैं फिर कहूँगी कि मेरा पूरा सहयोग आप लोगों के साथ है। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है या किस टॉपिक में आपको बार बार दिक्कत हो रही। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, ऐश्वर्या मैम को नहीं पता चलेगा। और आपके कमेंट करने से कोई भी आपको नहीं जानता है कि भाई कोई ये कहेगा कि इतना आसान टॉपिक नहीं समझ में आता है। तो हेजिटेट मत करिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है। ठीक है, करंट अफेयर डिस्कस करें, कहीं पर भी दिक्कत होती है बताना ज़रूर, और उस क्षण के बारे में सोचना जब सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। तो हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 25 जून हमने अभी डिस्कस किया, संविधान हत्या दिवस 17 सितंबर की बात करेंगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन विजय के तहत पुलिस कार्यवाही द्वारा हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन पोलो था वो, ना कि ऑपरेशन विजय था। अच्छा, यहां पर कौन सा सही है बोला गया, ये जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहां पर पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन विजय नहीं, ऑपरेशन पोलो था। ठीक है क्लास, तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा स्थित मारुति सुजुकी, यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हरियाणा स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानसेर संयंत्र में देश के सबसे बड़े, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव ने किया है। हो सकता है परीक्षा में आपको दे दे कि राजनाथ सिंह ने हरियाणा स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानसेर संयंत्र में देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल संयंत्र की उद्घाटन किया। नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर? हरियाणा में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। फिर देखिए, यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ी में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ध्यान दीजिएगा, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्या क्या चीजें? हरियाणा अश्विनी वैष्णव ने सबसे बड़े मोबाइल गति शक्ति मॉडल का उद्घाटन किया है, जिसकी क्षमता क्या है? 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ी में लादकर ले जाने की। तो दोनों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स डार्क वेब है? नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है? नहीं। अ टाइप ऑफ सब्सिडी गिवन टू WTO? नहीं। अ डिवाइस यूज्ड इन एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स का जो मेन पर्पज होता है, जैसे अभी एरोप्लेन क्रैश हुई ना, तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स से हमें ये पता चलता है कि लास्ट में मतलब इनके बीच में जो आपके जो एरोप्लेन उड़ा रहे जो पायलट है, उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुआ है, क्या रीजन हो सकते हैं क्रैश होने का। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का अगर कलर पूछा जाए तो वो ऑरेंज कलर का होता है, इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है, ये भी याद रखिएगा। विमानों में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण होता है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत की जनगणना वर्ष 2027 में किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। जनगणना वर्ष 2027 में किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने आगामी 2027 में जातीय जनगणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम जनगणना की बात करते हैं, जनगणना जो है वो समवर्ती सूची में नहीं, ठीक है, वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट में। तो यहां पर आपका कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सर्वाधिक ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया। ठीक है, चलो, आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित झेलम नदी में, ये याद रखिएगा, ये जो पुल है वो चेनाब नदी पे है, झेलम नदी पे नहीं है, तो इसको काट दो। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थान जैसे IITs तथा DRDO के सहयोग से निर्मित किया गया है, सही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तो ये झेलम नहीं चेनाब नदी पर है, याद रखिएगा। और 1 और 3 आपका सही है, दूसरा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गलत पूछा गया है, जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए। मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो घाटमपुर जो आपकी योजना है, ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है, ये कहां पर है? कानपुर में है। ठीक है, सीतापुर में नहीं, कहां पर? इसको करो कानपुर में। ठीक है, 1 मिनट क्लास।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। हो गया, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में है। यह परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यूपीआरवीयूएनएल के संयुक्त उपकरण द्वारा विकसित की जा रही है। बिल्कुल सही है। तीनों इकाई के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 1400 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बोला गया है, तो मैंने आपको बता दिया है, पहला सही नहीं है, क्योंकि घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना है ये कानपुर में है, ना कि सीतापुर में है। ठीक है, क्लियर। अब आप जल्दी से 2 मिनट मैम को और टाइम दो और यहाँ पे केरल न्यूज में कब कब है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? बोलेगा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप क्या उत्तर में लिखोगे? केरल, टिक लगाओगे। ठीक है, पूछेगा कोझिकोड जो है WHO के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो क्या पूछेगा कि ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में किसको शामिल किया गया है, तो आप बताएंगे कोझिकोड, केरल के। ठीक, केरल के कोझिकोड को WHO के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, विंझीजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को इसमें सम्मिलित किया गया है, पहला समर्पित किया गया है। ठीक है, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया, उसका नाम क्या है? विंझीजम। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। फिर देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना, गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल द्वारा। ठीक है, एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, एनप्राउड पहल किस चीज से रिलेटेड है? जो एक्सपायरी दवाएं हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, मतलब उनको निपटाने के लिए इसको शुरू किया है केरल ने। अभी हम केरल से रिलेटेड ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। फिर देखिए, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित, वही जो अभी मैंने आपको बताया, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन से बंदरगाह पर बना है? तो विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ये याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिलेगा। केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कौन सा है? अरलम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कौन सा? अरलम अभ्यारण्य को। ठीक है, फिर देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा शुरू कर दी है? तो वो भी केरल है। विश्व आर्थिक मंच में औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के 5 क्लस्टर शामिल हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन है ये याद रखिएगा। औद्योगिक क्लस्टर में भारत के 5 क्लस्टर शामिल हैं, जिसमें कि केरल का भी एक क्लस्टर शामिल है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस करी। 5 नए क्लस्टर कौन कौन से हैं? गोपालपुरम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है गोपालपुरम। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्लस्टर में। केरल का ग्रीन हाइड्रोजन वैली, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल। गुजरात में मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये याद रखिएगा, इन 5 क्लस्टर्स को जोड़ा गया है। ठीक है, तो गोपालपुर औद्योगिक पार्क की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश में है। केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, ठीक है, केरल में, गुजरात में मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर शामिल है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कुछ और चीजें। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो केरल को राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन पे प्रभावशीलता मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन MEE मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन 2020-25 के चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। तो फर्स्ट रैंक में MEE में मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन में, जहां पे हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं, केरल फर्स्ट है, फिर कर्नाटक है, फिर पंजाब है, फिर हिमाचल प्रदेश है, ये याद रखिएगा।
यहाँ पर केरल में अगर हम देखेंगे जो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है वो है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये भी याद रखिएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र माना गया, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क माना गया है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ी सी आप लोगों की क्लास जो है वो लेट में अपलोड हो रही है, उसके लिए मैं आप लोग से थोड़ा सा क्षमा मांगूंगी, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगी आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन क्लास अगर कहीं पे भी कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइए, ताकि हम आने वाले क्लासेस में उसको कवर कर ले। मैं हर पेपर में आरओ एआरओ के मेंस के पेपर को, प्रीलिम्स के पेपर को, पीसीएस के पेपर को, सबको क्या करती हूँ, रोज एक बार आने के पहले देखती हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं आज की क्लास में आपको बता दूँ, ठीक है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको इन मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने, और सब फिर ईश्वर पर छोड़ देंगे। ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कभी भी निराश होइए तो शीशे में अपने आप को देख के कहिए कि मैं नहीं तो कौन, ठीक है। अपने आप से पूछिए मैं नहीं तो कौन। कितना आसान प्रश्न है। मुझे हमेशा बचपन की एक वही स्टोरी याद आती है, ए मेरे जादुई शीशे ये तो बता। तो उसमें वो पूछती है, जो प्रिंसेस वो जो रहती है, कि सबसे सुंदर कौन है भला, तो वो बताते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताता है वो है तो वो नहीं। इसी तरीके से आप जाइए, पूछिए ए मेरे जादुई शीशे ये तो बता सबसे सफल कौन है भला, या ऑफिसर कौन है भला, जो भी आप बनना चाहते हैं अपने शीशे से पूछिए, फिर अपने आप को देखिए, खुद को देखना शुरू करिए। आपको अपनी कमियां भी पता चलेगी और आपको अपनी काबिलियत भी पता चलेगी। आप एक रेस तब हार जाते हैं जब आप अपने काबिलियत पे शंका करते हैं, तो अपनी काबिलियत पे कभी भी शंका मत करिए, विश्वास रखिए। विश्वास और अहंकार दो अलग चीजें होती है। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये आपका विश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार है। तो जीवन में कोई भी अगर आपसे कहे कि तुम एक अहंकारी इंसान हो, अगर मैं कहता हूं या मैं कहती हूं कि मैं ये इस परीक्षा में सफल हो जाऊंगा या प्रयास कर रही हूं, तो अगर कोई कहे कि अरे अहंकारी हो गया, तो कहना ना, मैं कहना, अपने पे विश्वास जताना कभी भी अहंकार नहीं होता है। तो इस विश्वास को अपने अंदर जगाए रखिए। हाँ, खाली मैं ही करूंगी, मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं ही सब, ये अहंकार है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि आप ही में से कई स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं कि मैम जब विश्वास करने की बात आप कहती हैं, लेकिन दो लोगों के बीच में अगर बोल दूं मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो लोग कहते हैं कितने अहंकारी। वो अहंकार नहीं होता है। अपने पे भरोसा करिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए। जब कोई जीवन में साथ नहीं देता है तो आपका प्रभु आपके साथ सदैव रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और जीवन में खूब आगे बढ़िए, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को भरिए। जीवन में सब बहुत अच्छा होगा। आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा सोचा है। इस पे विश्वास रखते हुए आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे सभी विद्यार्थियों को सफलता दे। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो हमारी टीम को बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जितना सहयोग आपका कर सके हम करें। तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और अपना हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।